हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। और इस वीडियो में मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। और जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम से क्यों ना सही, चाहे वो राजस्थान, एमपी, बिहार या उत्तराखंड, किसी भी जगह से क्यों ना सही, बायोलॉजी में अगर कोई जीरो टू टॉपर बनना चाहता है या जीरो टू हीरो बनना चाहता है, तो हीरो बनाने के लिए हम आप लोगों के साथ हैं। और आपको बता दें, बहुत कुछ इस बायोलॉजी की घुट्टी के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। तो जो भी घुट्टी पीना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को मैं कवर करा चुका हूं। आज हमारा सेकंड और थर्ड चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें चलेंगी, जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले आपको बताते हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास कि मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है। तो मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों जब आपस में लैंगिक जनन करते हैं तब न्यू बेबी का निर्माण होता है। तो मानव में कैसा जनन होगा, तो बोलेंगे लैंगिक, सेक्सुअल होगा। सेकंड पॉइंट, मानव सजीव प्रजक प्राणी है। तो मानव जो होता है, मानव शिशुओं को जन्म देता है। मानव की मादा शिशु को जन्म देती है, ठीक है ना। तो आपको बताया, जब कोई मादा बच्चे को जन्म देती है तो उसे सजीव प्रजक कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन बोलेंगे। आपको बता दें, मेढक वगैरह हो गया, मछलियां वगैरह कुछ हो गई, इनमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर जल में होती है तो उसे बाह्य निषेचन बोलेंगे। जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है तो उसे आंतरिक निषेचन बोलेंगे। तो महिला के अंदर निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, इसलिए आंतरिक निषेचन इसमें आने वाला है, ठीक है। अगले नंबर का पॉइंट है, नर एवं मादा युग्मक होते हैं। तो ये दोनों युग्मक कैसे होते हैं, ये होते हैं अगुणित। जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि चाहे शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, ये दोनों ही अगुणित होते हैं और इनके अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्राणु जो होते हैं 50% X वाले और 50% Y वाले होते हैं, जबकि ये अंडाणु दोनों X वाले होते हैं, समान होते हैं। एक चीज जानकर और सुन लीजिएगा कि नर युग्मक कैसा होता है, अगुणित। ये पेपर में आप लोगों का पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है आप लोगों का युग्मनज। युग्मनज को हम बोलते हैं जाइगोट। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं और निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट में एक और एक ये दोनों मिलते हैं तो ये हो जाता है द्विगुणित। कैसा होगा, द्विगुणित होगा, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित का मतलब होता है निकलना, मोचित होने की प्रक्रिया को अंडो उत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जब अंडाशय से अंड बाहर निकलेगा तो उसे ओव्यूलेशन बोलेंगे और जिस अवस्था में निकलता है उसे द्वितीयक oocyte बोलते हैं। और द्वितीयक oocyte जो होता है इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा वहां पर ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, नोटिस जरूर करना इस बात को, ठीक है ना। अगला है अंडो उत्सर्ग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको बोला जाता है LH हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, द्वारा नियमन किया जाता है। तो LH हार्मोन जो होता है, ये ध्यान रखना है, ये ब्रेन में पाई जाने वाली एक पीयूष ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से ये रिलीज होता है हार्मोन, ठीक है। चलो अगला है 9, नर और मादा युग्मक, मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को कहा जाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और निषेचन के बाद बनता है जाइगोट, जिसको युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है और जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर नए बेबी का निर्माण होगा। इस तरीके से क्रिया चलती है। अगला पॉइंट है युग्मनज, एक मिनट, हाँ ये वाला है 9 वाला पॉइंट। देखो, निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में संपन्न होता है। तो आपको बता दें, जैसे मान लो ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है गर्भाशय का, ठीक है,
और ये है अंडाशय का, और ये है फैलोपियन नलिका का, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे एम्पुला। तो फैलोपियन नलिका के एम्पुला वाले भाग में अंड का निषेचन होता है, ये ध्यान रखना। सबसे आगे वाला जो पार्ट है इसको फिम्बरी बोलते हैं, फिर कीपक आता है, फिर एम्पुला आता है, फिर इस वाले भाग को इस्थमस बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के कई सारे पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है युग्मनज विभक्त होकर, युग्मन मतलब जायगोट विभक्त होकर कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट बनाता है जो गर्भाशय में अंदर रोपित होगा। तो हमारे पास जो जायगोट होगा, जायगोट में विदलन होता है, समसूत्री विभाजन होगा, इसके अंदर विदलन समसूत्री विभाजन वगैरह होगा, तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी। तो 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण को मोडुला बोलेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना, कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट वाली जो अवस्था होती है या ब्लास्टुला वाली जो अवस्था होती है वो गर्भाशय से जुड़ती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को अपरा कहते हैं। अपरा प्लेसेंटा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमारी नाभि से एक पाइपलाइन से निकला रहता है जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। उसी पाइपलाइन के माध्यम से जो भ्रूण होता है उसको ऑक्सीजन मिलती है, उसको पोषक तत्व मिलते हैं, उसको एंटीबॉडीज वगैरह मिलती हैं, और उसके जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बाहर रिलीज किए जाते हैं माता के ब्लड के अंदर। अपरा के माध्यम से ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो अपरा के माध्यम से जुड़ा है। अपरा एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। अगर आपसे झिल्ली पूछे तो झिल्ली का नाम है कोरियन झिल्ली। अगर झिल्ली है तो कोरियन झिल्ली बताना, ठीक है। स्पर्मेशन शुक्राणुओं के शुक्र जनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया है। जैसे मैं शुक्रजन नलिका हूं और ये शुक्राणु है, तो शुक्रजन नलिका से शुक्राणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या बोलेंगे? स्पर्मेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने मानव जनन जन स्वास्थ्य की जो इंपोर्टेंट बातें थी वो देख ली। अब हम आपको कुछ इंपोर्टेंट बातें और सिखाते हैं क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं। तो शुक्राणु का परिवहन पथ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहले शुक्रजन नलिका है, उसके बाद में वृषण जालिका है, शुक्रवाहिका है, अधिवृषण है, फिर शुक्रवाहक है, फिर लास्ट में मूत्र नलिका है। मूत्र नलिका से शुक्राणु बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान रखना। और ये जहाँ पर जितनी भी नलिकाएं दिखाई दे रही हैं ये सभी जनन से संबंधित सहायक नलिकाएं हैं, जो वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वहां से लेकर जहां से शुक्राणु बाहर रिलीज होगा वहां तक का पूरा पथ दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का है मानव जनन की घटनाएं, कि मानव जन्म में कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती हैं। तो सबसे पहले होता है युग्मक जनन, मतलब युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, जिसमें नर में शुक्राणु बनते हैं और मादा में अंडाणु बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है वीर सेचन। वीर सेचन का मतलब होता है कि नर के जो शुक्राणु हैं वो मादा की योनि के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं, तो वो वीर सेचन कहलाता है। फिर होता है निषेचन, जो शुक्राणु प्रवेश किए हैं मादा की योनि के अंदर, वो शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेगा, उसी को हम निषेचन बोलेंगे। निषेचन के बाद में जायगोट बना बनेगा, फिर कोरकपुटी बनेगा, ब्लास्टुला अवस्था बनेगी, वो गर्भाशय के साथ जुड़ेगी, जिसको हम अंतःरोपण बोलेंगे। अंतःरोपण होने के बाद में गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक शिशु का विकास होगा, उसे हम गर्भ अवधि बोलेंगे। जब पूरी तरीके से जो शिशु है वो विकसित हो जाएगा 9 महीने 10 दिन तक, 40 सप्ताह तक, 270 से 80 दिनों में जब पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो एक सामान्य शिशु के रूप में वो जन्म लेता है, उसको हम प्रसव या डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक पूरा का पूरा एक चार्ट देख लिया है और ये चार्ट आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। आई थिंक आप लोगों को जो मैं बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट नंबर का हमारा पॉइंट है मीसोडर्म स्तर से क्या क्या बनता है। तो आपका हृदय बनेगा, आपका रक्त बनेगा, तो आपका अंतःकंकाल मतलब कि उपास्थि अस्थियां ये बनेंगी। उसके बाद में आपकी किडनी वगैरह भी इसी के द्वारा बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म दिखाई दे रही होंगी और पेपर में फुल फॉर्म जबरदस्त तरीके से हर साल पेपर में आती हैं। और आपको बता दें, एक तो ये वाला चैप्टर और एक रोग वाला चैप्टर, इन दोनों से फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो फुल फॉर्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, जो याद दे रखी हैं बस आप उतनी याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। और आने वाले फ्यूचर में आप कभी मेडिकल लाइन में जाते हो तो ये सभी फुल फॉर्म आप लोगों की सभी हेल्प करने वाली हैं, तो इसलिए सभी फुल फॉर्म को अच्छे से याद करके जाइएगा। पहले नंबर की है पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन को बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोगों को पता होगा टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें निषेचन तो प्रज्ञनली के अंदर किया जाता है, लेकिन विकास जो होता है गर्भाशय के अंदर होता है। जब बच्चा सामान्य शिशु के रूप में जन्म लेता है तो उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा मैं। अगला है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसको हम गिफ्ट बोलते हैं, GIFT, गिफ्ट बोलते हैं इसे। अगले नंबर का है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, महिला के अंदर जाइगोट को पहुंचाया जाता है, ठीक है, फेलोपियन नलिका के अंदर। अगला है अंतः गर्भाशय युक्ति इंट्रा यूटेरिन डिवाइस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कॉपर टी वगैरह नाम जरूर सुना होगा, तो कॉपर टी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, गर्भाशय के अंदर कॉपर को टी आकार में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी को हम अंतः गर्भाशय युक्ति बोलते हैं। ये गर्भ निरोधक तकनीक के अंतर्गत पूछी जाती हैं। अगले नंबर का है अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु वेदन। जैसे मान लो कोई पुरुष ऐसा है जिसके शुक्राणु अंडाणु को निषेचन नहीं कर पा रहे हैं, अंडाणु को अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंडाणु के अंदर शुक्राणु को, स्पर्म को इंजेक्शन के अंदर भरकर डायरेक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। ये पेपर में बहुत आता है। उसके बाद में है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी पुरुष के शरीर के अंदर शुक्राणु की कमी होती है, तो डायरेक्ट शुक्राणु को एकत्रित करके एक विशेष प्रकार की प्रज्ञनली के द्वारा मादा की योनि के अंदर डायरेक्ट प्रवेश करा दिया जाता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादातर गाय भैंस वगैरह में, मतलब जानवरों में बहुत करते हैं। अगला है अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन बोलते हैं। इसमें वीर्य को डायरेक्ट पहुंचाया जाता है, गर्भाशय के अंदर पहुंचाया जाता है। अगला है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इसमें डायरेक्ट यूटेरिन के अंदर, गर्भाशय के अंदर चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। अगला है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब मानव के शरीर की ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संबंध बनाने से फैलती हैं, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचालित रोग कह देते हैं। और ये बीमारियां एक व्यक्ति कोई संक्रमित है और वो व्यक्ति किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के साथ सेक्स करता है, तो उसमें ये ट्रांसफर हो सकती है। जैसे HIV वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिफिलिस सुना होगा, गोनोरिया सुना होगा, लैंगिक मस्से सुने होंगे। ये सभी बीमारियां सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगले नंबर पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सगर्भता चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ये आपको पता होगा, इसी को एबॉर्शन कहा जाता है, इसी को बच्चा गिराना कहा जाता है। और ये जो तकनीक है आपको बता दें, भारत सरकार ने 1971 में इसको बंद कर दिया गया है। इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि इस तकनीक का बहुत से डॉक्टर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मादा भ्रूण हत्या में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जब किसी को पता चल जाता कि उत्पन्न होने वाली नई संतान जो है वो लड़की है, तो उसकी MTP करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, जिसके कारण लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब लिंग अनुपात जो है वो बदलता जा रहा है, जिसके कारण जो बहुत सारे बेचारे लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो पाती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है, लोगों को मतलब जागरूक किया जाता है कि भाई ज़्यादा जनसंख्या हमें नहीं बढ़ानी, जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। और ये इतनी बड़ी जनसंख्या है कि आप बस पूछो मत। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन चुका है हमारा इंडिया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, मतलब हमें किस तरीके से स्वस्थ रहना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति कैसे लोग जागरूक वाला करते हैं, मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, ये सिर्फ कॉपी किताब में रह गया है, फोटो अखबार वगैरह में वैसे आ जाता है। लेकिन रियलिटी वाली बात ये है कि कोई भी अच्छे तरीके से किसी को न जनसंख्या के प्रति न स्वास्थ्य के प्रति कोई भी जागरूक नहीं कर रहा है। और ये आप लोगों का काम है। जब आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, तो आप खुद एक सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने शरीर के बारे में जितनी भी बातें वो जान पाएंगे बायोलॉजी के माध्यम से। और आप कोई दूसरा ना भी बताए तो भी सारा का सारा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहेगा। तो आपको बस एक ही काम करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। तो इस तरीके से हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। 10 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
दो चैप्टर हैं, दो चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ये चुनिंदा पॉइंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में, कोई भी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में ये आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर का है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। देखो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन निकालेगा लीडिंग कोशिका से। कहाँ से निकलेगी? लीडिंग कोशिका से निकलने वाली है। सर्टुली कोशिका का काम होता है शुक्राणु को पोषण देना। जनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, कोई नहीं तो आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर जो है वो लीडिंग कोशिका है। क्या है? लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, और एंड्रोजन हार्मोन के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन आता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की जगह पर एंड्रोजन हार्मोन बोलते तो भी हमारी लीडिंग कोशिका ही आएगी। और लीडिंग कोशिका वृषण के अंदर पाई जाती है, और वृषण नर के अंदर पाए जाते हैं। आगे हमारा पॉइंट है सेकंड नंबर का, स्त्री के अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? इस तरीके से हमारा प्रश्न है। तो स्त्री के अंतःरोपण के समय जो भ्रूण होता है वो होता है किस अवस्था में? वो होता है ब्लास्टुला अवस्था में। किस अवस्था में होगा? ब्लास्टुला अवस्था में होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अंडाशय से जब अंड बाहर रिलीज होता है तो वो द्वितीयक oocyte अवस्था में होता है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया भी था। तो इसमें क्या आएगा? 23 गुणसूत्र आएंगे। कितने गुणसूत्र आएंगे? 23 और 23 गुणसूत्र। और इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें द्वितीयक oocyte पेपर में पूछा जाता है, आप आराम से बता सकते हैं। जो द्विगुणित कोशिकाएं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, जाइगोट, ओगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया, इसमें 46 गुणसूत्र होंगे। जो एन वाला है इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 23। मॉरूला एक विकासीय अवस्था है, तो किस किस के बीच की है? तो विकासीय अवस्था ये होती है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की अवस्था। युग्मनज बनेगा, फिर उसके बाद में बनेगा, बीच में क्या बनेगा? मॉरूला बनेगा, उसके बाद में बनेगा कोरक पुटी। तो कोरक पुटी और युग्मनज के बीच की अवस्था को क्या बोलेंगे? मॉरूला बोलेंगे। मॉरूला में 8 से 16 कोश की अवस्था का होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ गया? ये रहा सेकंड वाले क्वेश्चन में ए वाला मॉरूला दिखाई दे रहा है, 8 से 16 कोश की वाला अवस्था। अगला है एमनियोटिक द्रव की कोशिकाएं निम्न में से किनकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु लिंग का निर्धारण होता है? तो इसमें आंसर आपका आएगा बारपिंड। और बारपिंड की खोज मुरे बार ने की थी। जिस कोशिका के अंदर बारपिंड पाया जाता है वो लड़की की कोशिका होती है, और जिसमें बारपिंड नहीं पाया जाता वो लड़के की कोशिका होती है। इस तरीके से लिंग का निर्धारण बारपिंड के माध्यम से आजकल किया जा रहा है। और उल्ब वेदन विधि 2023 में पूछी जा चुकी है। उल्ब वेदन को उसको एमनियोसेंटेसिस विधि बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। गर्भ निरोधक गोलियों का प्रमुख घटक है। तो गर्भ निरोधक गोली मतलब गर्भ को ठहरने से बचाने के लिए, महिला को प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए किस गोली का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बता दें उस गोली के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, मार्केट में गोलियां आती हैं अनवांटेड 72। ये गोली ऐसी है कि 72 घंटे के अंदर कोई महिला किसी से सेक्स करती है तो 72 घंटे के अंदर इस गोली को खा लेती है तो वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। अनवांटेड 72 कुछ लोगों के काम आ सकती है, तो इसे आप लिख सकते हो। अगला है सिफिलिस रोग का रोगाणु कौन सा है? इसका मतलब ये है कि सिफिलिस जो बीमारी है ये बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम, जिसको उपदंश बोलते हैं, ऑप्शन ए जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें यही आंसर आएगा। निसेरिया गोनोरी एक गोनोरिया बीमारी होती है, उसमें ये पूछा जाएगा। क्लेमाइडियता ट्रेकोमेटिस एक क्लेमाइडियता बीमारी आती है, ये उसका नाम है। एचआईवी वायरस का नाम है, और एड्स बीमारी का नाम है। बस में नहीं, और ये सभी बीमारियां चारों की चारों बीमारियां सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एड्स ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, लैंगिक संबंध बनाने से फैलती है लेकिन लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करती। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये भी पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला है लॉजिकल क्वेश्चन है, किसी समष्टि में बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर, मतलब शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है, वह घटी मातृ मृत्यु दर मतलब मातृ मृत्यु दर घट रही है, तो ये कैसे प्रभावित करेगी? क्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी? तो ये नहीं है। क्या वृद्धि दर में कमी होगी? ये भी नहीं है।
वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। ये आंसर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका आएगा सी, टिक कर लो इसे। अगला है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, कि वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? जीआईएफटी, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसे नहीं बोलेंगे। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। इसने क्या बोला? अंडाणु अंतःक्षेपित, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें ये आंसर आएगा। तो आंसर इसका जो होगा 9 वाले का वो होगा सी वाला, ठीक है। अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है। आपको पता होगा कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन हुआ होगा, तब वो क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है। अगर हम अंडाणु और शुक्राणु को ना मिलने दें तो निषेचन नहीं होगा, और ना निषेचन होगा ना बच्चे का निर्माण होगा। तो आप वंध्याकरण को नसबंदी बोलते हैं। वासेक्टोमी, पुरुषों में नसबंदी होती है तो वासेक्टोमी बोली जाती है, महिला में होती है तो ट्यूबेक्टोमी बोली जाती है। इसमें शुक्रवाहक को काट कर बांध दिया जाता है और इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है। अगला है हार्मोनल गर्भनिरोधक। हार्मोनल गर्भनिरोधक में आप लोगों को पता ही होगा, पता है नहीं? इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गुनी का इसमें इस्तेमाल वगैरह होता है, और आपको मैंने बताया था अनवांटेड 72 72 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है अवरोधक युक्ति। अवरोधक युक्ति में जो पुरुष हैं वो कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो महिलाएं होती हैं एक कैप नुमा संरचना आती है जिसको बाल्ट बोलते हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा के अंदर लगाई जाती है, जिसके कारण शुक्राणु गर्भाशय में फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों पॉइंट अंड के निषेचन को रोकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा ये सभी। और अगर बायोलॉजी में आप लोगों को किसी भी प्रश्न के अंदर ये सभी दिखाई दे रहा हो तो 99% चांस है कि आपका जो आंसर होगा वो ये सभी वाला ही होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में, जनन से संबंधित बातों के बारे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि ऐसी जानकारी हर कोई नहीं देता, और ये जानकारी आज के समय में हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें जानने के लिए बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि जनन स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी एक मूवी आई थी ओ माय गॉड मूवी में यही दिखाया गया कि सेक्सुअल एजुकेशन हमारे इंडिया में बहुत पिछड़ी हुई है। लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप अच्छे से सीखो, समझो। और मेरी वीडियो को, हर एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, जिससे कि एक बार में इसके जो शब्द हैं वो समझ में आएंगे, 2 से 3 बार में आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाएंगी। आप सोचो एक बार में काम हो जाए, एक बार में काम नहीं होगा। पहले बता रहा हूँ 2 से 3 बार आप लोगों को वीडियो देखनी होगी, ध्यान से समझनी होगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको बायोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्द आने वाली है।